नमस्कार साथियों, मैं हिंदी के सुप्रसिद्ध युवा कवि, कथाकार, आलोचक व संपादक श्री गोलेंद्र पटेल की चर्चित लंबी कविता तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव का पाठ करना चाहती हूँ। इस कविता में उनके ही दोस्तों की व्यथा कथा है। इस कविता का पाठ करने के लिए लगभग 626 साथियों के मैसेज आए हैं। सो मैं पाठ करती हूँ। कविता का शीर्षक है तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव। सभ्यता और संस्कृति की समन्वित सड़क पर निकल पड़ा हूँ शोध के लिए। झाड़ियों से छिल गई है देह, थक गए हैं पांव कुछ पहाड़ों को पार कर। सफर में ठहरी है आत्मा बोध के लिए। बरगद के नीचे बैठा कोई बूढ़ा पूछता है, अजनबी कौन हो? जी, मैं एक शोधार्थी हूँ, पुरातात्विक विभाग, विश्वविद्यालय। मुझे प्यास लगी है। जहाँ प्रोफेसर और शोधार्थी पुरातात्विक पत्थर पर पढ़ रहे हैं। उम्मीद के उजाले से उत्पन्न उल्लास उत्खनन की प्रक्रिया में खोज रही है प्रथम प्रेमियों के ऐतिहासिक साक्ष्य। मैं वहीं जा रहा हूँ। बेटा उस तरफ देखो, वहां छोटी सी झील है जिसमें यहाँ के जंगली जानवर पीते हैं पानी। यदि तुम कुशल पथिक हो तो जाकर पी लो, नहीं तो एक कोस दूर एक कबीला है जहां से तुम्हारी मंजिल 1.5 कोस दूर नदी के पास। फिलहाल 2 घूंट मेरे लोटे में है, पी लो बेटा। धन्यवाद दादाजी। उत्खनन स्थल पर पहुंचते ही पुरातत्वज्ञ ने लिख डाली डायरी के प्रथम पन्ने पर मिट्टी के पात्रों का इतिहास। लोटा देखकर आश्चर्य है, यह बिल्कुल वैसा ही है जैसा उक्त बूढ़े का था। वही नकाशी, वही आकार। कलम स्तब्ध है, स्वप्न सागर में डूबता हुआ मन सोच के आकाश में देख रहा है। अस्थियों का औजार पत्थरों के बने हुए औजारों से मजबूत हैं। देखो, टूरिस्ट आ गए हैं। पुरातात्विक पत्थरों के ज्यादा पास न पहुंचे सब, नहीं तो लिख डालेंगे। इतिहास पढ़ने से पहले ही प्रेम की ताजी पंक्ति। किसी ने आवाज दी, सो गए हो क्या? शोधकर्ता सोते नहीं है शोध के समय। सॉरी सर, कल की थकावट की वजह से आंखें लग गईं। अब दोबारा ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जाओ देखो उन टूरिस्टों को, कहीं कुछ लिख न दें। प्रिय पर्यटकगण, आप लोगों से अतिविनम्र निवेदन है कि किसी भी पुरातात्विक पत्थरों पर कुछ भी न लिखें। श्रीमान, आप मूर्तियों के पास क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं सर, बस छू कर देख रहा हूँ। कितनी प्राचीन है महोदय। किसी मूर्ति की प्राचीनता पढ़ने पर पता चलती है, छूने पर नहीं। जो लिखा है मूर्तियों पर उसे पढ़ें और क्रमशः आप लोग आगे बढ़ें। सामने एक पत्थर पर लिखा है, जंगल के विकास में इतिहास हंस रहा है। पेड़ पौधे कट रहे हैं, पहाड़ पठार टूट रहे हैं, नदी झील सूख रही हैं, सड़कें उलट रही हैं, सागर सहारा का रेगिस्तान हो रहा है। कुछ वाक्य स्पष्ट नहीं है। अंत में लिखा है, जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है दीवारों पर थूकने की और मूतने की, वैसे वैसे चढ़ रही है संस्कार के ऊपर जेसीबी और मर रही हैं संवेदनाएं। आगे एक क्षेत्र विशेष में अधिकतम मानव अस्थियां प्राप्त हुई हैं, जिससे संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि यहाँ प्रकृति के प्रकोप का प्रभाव रहा हो, जिसने समय से पहले ही पूरी बस्ती को शमशान बना दी। संदिग्ध इतिहास छोड़िए, मौर्य गुप्त मुगलों के इतिहास में भी नहीं रुकना है। सीधे वर्तमान में आइए, जनतंत्र से जनजाति की ओर चलते हैं। आजादी के बाद शहर में आदिवासियों के आगमन पर हम खुश हुए कि कम से कम हम रोज हंसेंगे उनकी भाषा और भोजन पर, वस्त्र और वक्त पर, व्यवसाय और व्यवहार पर। बस कवि को छोड़कर शेष सभी पर्यटक जा चुके हैं। जो जानना चाहता है प्राचीन प्रेम का वह साक्ष्य जिस पर सर्वप्रथम उत्कीर्ण हुआ है, वही 2 अक्षर जिसे प्रेम कहते हैं। 2 प्रेमियों के बीच संबंधों का सत्य, सृष्टि की शक्ति, जीवन का सार। प्यार प्यार केवल प्यार। पास की कबीली 2 कन्याएं पुरातत्व के शोधार्थी से प्रेम करती हैं।
प्रेम की पटरी पर रेलगाड़ी दौड़ने से पहले ही शोधार्थी लौट आता है शहर। शहर में भी किसी सुशील सुंदर कन्या को हो जाती है उससे सच्ची मोहब्बत। दिन में रोजमर्रा की राजनीति, रात में मोहब्बतें मजाजी की बातें गंभीर होती हैं। प्रिय, जब तुम मेरे बाहों में सोती हो, गहरी नींद, निश्चिंत, तब तुम्हारे शरीर की सुगंध स्वप्न सागर से आती सरसराहटीय स्वर में सौंदर्य का संगीत सुनाती है। भीतर जगती है वासना, तुम होती हो शिकार समय की सेज पर। संरक्षकीय शब्द सफर में थक कर करता है विश्राम। चीख चलती है हवा में अविराम। सांसों की रफ्तार दिल की धड़कन से कई गुना बढ़ जाती है। होंठों पर होंठे सिकते हैं, कपोलों पर नृत्य करती हैं सारी प्रतिक्रियाएं। एक कर सहलाता है केश, तो दूसरा स्तन को, एक दूसरे की नाक टकराती है। नशा चढ़ता है ऊपर, नाक के ऊपर। आग सोखती हैं आंखें आंखों में देखकर। स्पर्श की प्रसन्नता, अत्यंत आनंद। तभी अचानक बाहर से कोई देता है आवाज। यह तो स्वप्नोदय की सनसनाहट है। देखो वीर, अपना बल, अपना वीर्य, अपनी ऊर्जा। प्रियतम, क्यों हाँफ रहे हो, क्यों कांप रहे हो? मैं सोई थी निश्चिंत, फोह मारकर गहरी नींद में। मुझे बताओ क्या हुआ, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर यह चिन्ह कैसा है? यौन कह रहा है, मौन रहने दो। प्रिय, ठीक है, जैसा तुम चाहो। अलहर नदी मुरझाई कली के पास है। सांझ श्रृंगार करने आ रही है। तट पर हंसी ठिठोली बैठ गई। नाव में लहरें उठ रही हैं, अलसाए उसे गिर रही हैं। दूबों की देह पर इस चांदनी में देखने दो। प्रेम का प्रतिबिंब आईना है, नेह का नीर दर्पण है, नेह की देह। नाराजगी खे रही है पतवार, दलील दे रही है। देदीप्यमान द्वीप पर रुकने का संकेत, जहां रेत की रोशनी है मगर रूठी है रेह। कितनी रम्य है रात, कितने अद्भुत हैं ये पेड़ पौधे, नदी, झील, पशु पक्षी, जंगल, पहाड़। यहाँ के फलों का स्वाद। प्रिय, यही धरती की जन्नत है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। उधर देखो, हड्डियां बिखरी हैं। यह तो मनुष्य की खोपड़ी है। अरे, यह तो पुरुष है। इधर देखो, स्त्री का कंकाल है। ये कौन है? जाति से बहिष्कृत, धर्म से तिरस्कृत, पहली आजाद औरत का पहला प्यार, या दाम्पत्य जीवन के सूत्र, या आदिवासियों के वे पुत्र जिन्हें वनाधिकारियों के हवस कुंड में होना पड़ा है। भविष्य के रूप में स्वाहा, हमें हमारा भविष्य दिख रहा है अंधेरे में। प्रियतम, पीड़ा हो रही है पेट में। प्रिय, तुम भूखी हो, कुछ खा लो। नहीं, भूख नहीं है। तब क्या है? तुम्हारा 3 महीने का श्रम ढो रही हूं निरंतर इस निर्जनी उबड़ खाबड़ जंगली पथ पर। अब और चला नहीं जाता। रुको, रुको, ठहरो, ठ ह रो, सुस्ताने दो। प्रिय, मुझे माफ करो, मैं वासना के बस में था उस दिन। आओ मेरे गोद में, तुम्हें कुछ दूर और ले चलूं, उस पहाड़ के नीचे जहां एक बस्ती है। पुरातात्विक साक्ष्य के संबंध में गया था वहां कभी तो 2 लड़कियों ने कर ली थी मुझसे प्रेम, जिनकी भाषा नहीं जानता मैं। वे वही हैं, हम दोनों उनके घर विश्राम करेंगे निर्भय। गोदी में ही पूछती है, प्रियतमे, तुम मुझे कब तक ढोओगे? प्रिय, जन जमीन जंगल की कसम, जीवन के अंत तक ढूंढूंगा तुम्हें। अविचला विराम, मेरे जीने की उम्मीद तुम्हारे गर्भ में पल रही है। तुम मेरी प्राण हो, तुम्हारा प्रेम मेरी प्रेरणा। देखो, सामने झोपड़ी है, जो उसी की है। वह रहा उसका घर। आश्चर्य है प्रियतम, यह तो पेड़ पर बना है, केवल बांस से। हाँ, ये लोग खूंखार जानवरों से बचने के लिए ही ऐसा घर बनाते हैं। बस अंतर इतना है कि हम शहरी हैं, ये जनजाति अर्थात आदिवासियों के पूर्वज। हम देखने में देवता हैं, ये राक्षस।
खैर, ये सच्चे इंसान हैं। कबीलों वालों, मालिक आ रहे हैं, स्वागत करो। बरगद के चौतरे पर कुश की चटाई बिछी है, जिस पर बैठे हैं वे यायावर। किसी के इंतजार। मालिक, माँ, ली, क। यह लीजिए एक घार केला, यह लीजिए कटर, यह लीजिए बेर, यह कंदमूल फल फूल स्वीकार करें। मालिक, हम कबीले की राजकुमारी हैं। सरदार कहता है, मालिक ये दोनों मेरी पुत्री आपकी राह देख रही थी। आपके आने से कबीलियाई धरती धन्य हुई। अब आप इन्हें वरण करें। आपको अपना परिचय। उस बार हम दोनों बहनें नहीं दे सकी, इसके लिए हमें क्षमा करना। ये कौन है? मेरी पत्नी, जो आपकी भाषाओं से एकदम अपरिचित हैं। ये पेट से 3 महीने की हैं, थक गई हैं सफर में चलते चलते। हम दोनों आपके उपकारों का सदैव ऋणी रहेंगे। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों से पुनः मिल पा रहा हूँ। कुछ दिन बाद दोनों शहर आ जाते हैं, जहाँ सभ्य समाज के शिक्षित लोग रहते हैं। क्या धर्म के पंडित इस कुंवारी कन्या की भारी पैर पर व्यंग्य के पत्थर मारेंगे, या फिर इन्हें संसद के बीच चौराहे पर जाति के संरक्षक सिपाही बहिष्कृत तिरस्कृत का तीर मारेंगे। कुछ भी हो, कंदमूल की तरह दोनों ने दुनिया का सारा दुख एक साथ स्वीकार कर लिया। तुम्हारे हिस्से का अंधेरा भी कैद कर लिए अपने दोनों मुट्ठियों में, ताकि तुम्हें दिखाई देता रहे प्रकाशमान प्रेम, और तुम्हारी संतानें सुखी रहें सदैव। प्रियतम, पीड़ा पेट में पीड़ा, पी अड़ा, आह रे माई, माई रे। गर्भावस्था की अंतिम स्थिति में अक्सर अंकुरित होती है आँच, तलवाती की आँच से आती है आवाज। प्रसूता की पीड़ा प्रसूता ही जाने, औरत की अव्यक्त व्यथा कथा कैसे कहूं। मैं पुरुष हूँ, 9 मास में उदीप्त हुई नई किरण, किलकारियों की क्यारी में रात के विरुद्ध रूपती है रोशनी का बीज, जिसे माँ छाती से सींचती है। नदी की तरह निस्वार्थ अपनी आह्लादित है। आसमान की नीलिमा में झूम रहे हैं तारे। चांद उतर आया है हरी भरी वात्सली धरती के खेत में चरने के लिए। फसल प्रेम की पैना पकड़े खड़े हैं पहरे पर पिता। उम्र बढ़ रही है ऊख की तरह, मिट्टी से मिठास सोखते हुए। मौसम मुस्कुराया है बहुत दिन बाद बेटी के मुस्कुराने पर। सयान सुता पूछती है माँ से, क्या आप मुझे जीने देंगी अपनी तरह? क्या मैं स्वतंत्र हूँ अपना जीवन साथी चुनने के लिए आपकी तरह? आप चुप क्यों हो बापू, आप बताएं। जिस तरह माँ ने की है आपसे प्रेम विवाह, क्या मैं कर सकती हूँ? धैर्य से उठाकर पिता ने दे दी धीमे स्वर में उत्तर, मेरी बच्ची तुम स्वतंत्र हो, शिक्षित हो, जैसा उचित समझो करो। कॉलेज जाने का समय हो रहा है। बाहर से एक आवाज आई कि चलो सखी। दूसरी आवाज आई कि आज वृक्षारोपण दिवस है, एक पुष्प का पौधा गम के गमले में लगाने के लिए ले लेना। तीसरी आवाज है कि मेरे पास गेंदा, गुलाब, गुड़हल और गुलाब है। चौथी आवाज है कि मेरे पास केवल इतिहास की घास है, जिसे आयुर्वेद के आचार्य औषधि कहते हैं। यह चरवाहे की नजर में चौपायों का चारा है, मुझे प्यारा है, सो मैंने इसे ही जड़ से उखाड़ ली। मगर मिट्टी को लेकर चिंतित हूं कि इसकी उर्वरता विपरीत परिस्थिति में कब तक बनी रहेगी। पांचवी आवाज वाहनों की आवाज में खो गई। भीतर से उसने कहा कि आज खाकर नहीं आई हो क्या? आओ चाय पीकर चलते हैं। हे सखी, वे भी आ रहे हैं। छठवीं आवाज है कि हाँ भाभी, भैया पहुंच रहे होंगे। आज तो मजा ही मजा है। चुप, माँ आ रही है। लो, तुम सब चाय पियो, मैं पकौड़ी बनाकर लाती हूँ। नहीं मम्मी, पकौड़ी रहने दीजिए, अभी हमें जाना है बाजार, कॉलेज के कुछ सामान खरीदने हैं। ठीक है, तुम सब जरा संभल के जाना। आजकल सड़कों पर चुनावी रैलियों की वजह से अक्सर जाम लगता है। दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट का दर बढ़ रहा है।
देखी देखा दुर्घटनाएं हो रही हैं, फिर भी दृष्टि है कि अनदेखी कर रही है सृष्टि की सच्चाई, या यह कहें कि वह सत्ता के वास्तविक सत्य से कोसों दूर देख रही है। बहरहाल तुम सब बहरी नहीं, बल्कि बुद्धिमान हो। कोई कदम उठाने से पहले कुल के विषय में सोच लेना। असल में जिंदगी की यात्रा के नाम अपना अंतिम निर्णय कर देना है। नदी में नाव नहीं, बल्कि नाव में नदी को खेना है। गमी की गर्मी में साथ संवेदना की बेना है। बच्ची, बात बहुत है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो। क्या यार, तुम्हारी मम्मी तो महर्षिका विदुषी हैं। जब देखो उपदेश देती रहती हैं। नहीं सखी, माँ है न। माँ बनने पर स्त्री चिंता की चिता पर जीते जी जलती रहती है, ताकि उसकी औलाद आह्लादित रहे जीवन भर। एक ने कहा कि सखी, मेरी माँ नहीं है, मैं जानती हूँ माँ की कमी की पीड़ा। दूसरी ने कहा कि मैं जानती हूँ माँ होने का अर्थ। मेरा तन भले ही यहाँ है पर मन घर पर है। एक बच्चे की माँ हूं न। उसने पूछा कि क्या सामान इसी दुकान से लेना है। हाँ, इसी दुकान से लेना है। चलो अंदर चलते हैं। सौदाबाजी के बाद कॉलेज गईं वे सब, जहां अब रोप रही हैं नन्हे पौधे। किसी ने पूछा कि सर, इसे कहाँ लगाऊं। उत्तर, मेरे सर पर। मैडम ने कहा कि क्यों सर, लड़कियों पर क्रोध क्यों? क्या आज मालकिन नाराज हैं? और फिर हंसने लगी। अचानक सभी आंखें कक्षाध्यापक की ओर मुड़ जाती हैं। हवा में हंसी गूंजने लगती है। कुछ क्षण के बाद याद आई कि मोहब्बत के मुहूर्त में मिलना है पिछवाड़े प्रियतम से। वह शौच का बहाना बनाकर जाना चाहती है, मगर उसे मालूम है कि मैदान और मूतवास न लगने पर भी सखियां इसमें सहयोग करती हैं। ये ऐसी क्रियाएं हैं जो न चाहते हुए भी हो जाती हैं मित्रों के साथ। पर पेट दर्द के बहाने से जाती है कक्षा में, जहां केवल और केवल उसका प्रेम है। दोनों दीवार के पीछे प्रेम की नई परिभाषा गढ़ते हैं। अक्सर हम पैखाने में लिखा पढ़ते हैं कि तुम सिर्फ मेरी हो। किसी के आने की आहट सुनकर वह छुड़ाना चाहती है हाथ। जहां प्रेम का अंतिम लक्ष्य है काम, वहां वह नहीं होता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि भावना में भावना का वरण करना है। दरअसल दर्द को निमंत्रण देना है। मोहब्बत बनाम बदनाम नाम लेना है वाम हस्त में थाम। खबरों को खबर है कि बिन मौसम बारिश और घाम का होना है। सुबह शाम राग के रव में रोना है। खैर, पैर परंपरा की बेड़ियों से मुक्त है, मगर मोहब्बत की मर्यादाएं हैं। सुख समय की सेज पर जब एकदम के लिए सो जाता है, तब सूरज सागर में छुप जाता है और आसमान में चांद नजर नहीं आता है। तकलीफ में टिमटिमाते तारे की तान है कि प्रेम में प्रसन्नता का पल जल्द बीतता है। डयक दलदल में दोनों को खींचता है। सरसराहट में सिसकने का स्वर सुनाई देता है। शोक में शोर संगीत के खिलाफ हो रहा है। गली गली में हल्ला ही हल्ला है। धुन को धुनने का धूम मचा है। शायद ही कोई शब्द किसी के पेट में पचा है जिसका संबंध है प्रेम से। कह सकते हैं कि संबंध की सरहद पर संग्राम हो रहा है। पिस्तौल के बजाय मुंह से गोलियां चल रही हैं। प्रेमियों के परिवार मारे जा रहे हैं, ताने की तोप से, व्यंग्य की बंदूक से। जहां देखो वहां एक ही वाक्य दोहराया जा रहा है कि जैसी करनी वैसी भरनी। जब लड़की की माता पिता ही भिन्न भिन्न जातियों के हैं, प्रेम से परिणय तक की यात्रा बहुत कठिन है, किंतु करने वाले करते हैं। जैसे कि वे दोनों दाम्पत्य जीवन के सूत्र में सुखी हैं, लेकिन उसकी लड़की की तकदीर की लकीर कुछ और है। वह पेट से है। प्रेम की कैसी प्रगति है उसके प्रेमी को, जो कि बिना परिणय का पति है, जो अपने परिवार के विरुद्ध प्रेम को चुना। उसे जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। उसके ही लोग उसे बेमौत मार दिए हैं, जिसकी वजह से वह कुंवारी अब विधवा है। इस दुनिया में उसकी दुर्गति है, क्योंकि वह गर्भवती है।
सच्ची मोहब्बत करने वाले भले ही मर जाते हैं, मगर मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो जिंदा रहती है। लेकिन आज यह कहने में संकोच नहीं है कि रोश की रस्सी में सबकी बंधी मती है। कामदेव की रति चीख रही है कि आधुनिकता की गति में प्रेम की क्षति है। उसके बच्चे का क्या होगा जो अभी पेट में है? पता नहीं लड़की है या लड़का। नंद सहेली है, मगर वह इस वक्त अकेली है। उसे गोलेंद्र पटेल की देह विमर्श शीर्षक नामक कविता याद आती है कि जब स्त्री ढूंढती है गर्भ में सृष्टि, तब परिवार का पुरुषत्व उसे श्रद्धा के पलकों पर धरती का सारा सुख देना चाहता है। घर एक कविता जो बंजर जमीन और सूखी नदी की है। समय की समीक्षा, शरीर विमर्श, सतीत्व के संकेत, सत्य को भूल, उसे बांझ की संज्ञा दी। कोट क्लोजिंग पैरेंथेसिस। जो भाई के रिश्ते को स्वीकार करती है, कुंवारे में गर्भवती होने को पाप नहीं पुण्य मानती है। उसे पता है कि पवित्र प्रेम का फल है, कि भाभी का भारी पांव है, पर पूर्वजों का दांव है, कि उनके लिए कहीं नहीं है छांव। न शहर में न गांव में चिड़ियां चुप हैं, नहीं कर रही हैं ची ची चाव चाव। 9 महीने आंखों में रही रात, नस घर की नाउन से बोली है कि बेटा हुआ है। नाना नानी की बात जग जान रहा है। जब किसी की बेटी को बेटा पैदा होता है, वह भी पहले दफा, तब नानी नाना की खुशी का क्या कहना। आप कल्पना कर सकते हैं, अपने घरों में देख सकते हैं, नाती के रूप में नए जीवन का आरंभ। वह अपने मायके में बच्चे को पालती है, पढ़ी लिखी है, अध्यापन की नौकरी करती है। विधि का विधान है कि मनुष्य में भूलने की क्रिया अधिक सक्रिय होती है, जिसकी वजह से वह समय के साथ बड़ी से बड़ी बात भूल जाता है। भूलना एक कला है, इससे हम सबका भला है। कुछ वर्ष बाद वह दूसरी शादी करती है। इसमें प्रेम नहीं, समझौता है कि पति की पहली पत्नी की एक बेटी है और उसका एक बेटा। हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर जीवन के नए सूत्र में बंध गई है। पर नए पति के पूछने पर कहती है कि वह अपना पहला प्यार भूली नहीं है। यार यादों में है, अब भी है और आगे भी रहेगा। हे प्रियतम, जब तक जिंदगी है तब तक रहेगे तुम, मेरे हृदय में, मेरी सांसों में, मेरी धड़कन में, मेरे मन में। हे नव सजन, मेरे पति परमेश्वर, आप भी मेरे हृदय में हैं। आप अपने को जब ढूंढेंगे मुझे में सदैव पाएंगे। स्त्री आदमी की अनुभूति में होती है, उसका हृदय वेल के हृदय से भी बड़ा होता है। शायद दुनिया का सबसे बड़ा दिल है, जिसकी वजह से हम पिता, पति व पुत्र तीनों के डैक को स्वयं में सोखने में सक्षम हैं। आप मेरे हमदम हैं, मैं तुम्हारी शक्ति हूँ। दोस्तों, स्त्री पर लिखना दरअसल अपने भीतर की स्त्री से बतियाना है। पुरुष केवल पुरुष नहीं है, उसके अंदर भी होती है स्त्री। तभी तो शिव अर्धनारीश्वर हैं। यह तो ठीक है, लेकिन लोक में पुरुष का वर्चस्व है, उसके जीवन में मेहरारू का महत्व है, मगर महत्व सिर्फ इतना कि वह वासना की वस्तु है। वर्तमान में इसी की सत्ता है, इसकी महत्ता है कि यह स्त्री को गढ़ता है। इसे गढ़ने की कला परंपरा सिखाती है, पर पुस्तकीय पंचायत में विमर्श कहता है कि ये एक दूसरे के पूरक हैं। इन्हें हक है कि ये आपस में लड़ें, झगड़ें, रूठें, अंततः करें आत्मालिंगन। बहरहाल किसी विधवा का विवाह आज भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। उनकी उम्र में अंतर इतना होता है कि 36 को 63 मानने की आजादी है। आधुनिक प्यार लव मैरिज का आदि है। जानते हो, विशेष इस अर्थ में इनकी शादी है कि अब इनकी बर्बादी है। जहां जिरह से जीवन जहर हो गया है, यानी बहस की बात दुख की गठरी सर पर लादी है। विश्व में इस विडंबना को सहने वाली स्त्रियों की बड़ी आबादी है, जो रोज रो रही हैं और खो रही हैं धैर्य धर्म। स्त्री पतिव्रता होती है, परंतु पुरुष पत्नीव्रता नहीं। पुरुषार्थ है
पर स्तर्यार्थ स्त्री प्लस अर्थ नहीं। इस नहीं में शामिल है नर का नियम। प्रियतम, नरत्व नारीत्व का नेता है, फिर भी देवी का दर्जा तो देता है। लेकिन सच्चाई यही है कि सामाजिक शब्दकोश में हम कमजोर हैं, सुकोमल हैं, मुलायम हैं, नाजुक हैं, सृष्टि की सुंदरता हैं, धरती हैं, नदी हैं, झील हैं, रोशनी है, रसोई हैं, उम्मीद है, आशा है, जिंदगी की जिजीविषा है, जिज्ञासा है, भूख है, भाषा है, अभिलाषा है, सृष्टि की शक्ति है, आदमी की अभिव्यक्ति है, आत्मानुभूति है। खैर, खुदा से जुदा होकर भक्ति की खेती करना संभव नहीं है। चलो नौका विहार करते हैं। प्रिय, तुम मेरी भक्तिन हो, यह कहने की जरूरत नहीं है। न ही मुझे किसी को भक्त बनाने की चाहत है। पति पत्नी के बीच विश्वास का होना जरूरी है, न कि भक्ति भाव। प्रिय, मुझे नींद लग रही है, मैं सोना चाहता हूँ। नदी में नाव को घाव लगा है, पर वह जाना चाहती है उस पार। काल का केवट कह रहा है कि एक अधेड़ उम्र जिंदगी के इतिहास में पहली बार इतवार को नदी के इस पार मुझे किस किया मैंने देखा। दिन ढल चुका है, अंधेरी रात में वात्सल्य से वासना तक की यात्रा कर रही है। पहली मुलाकात, क्या है बात, हालात, फंस रहा है भंवर में भाव, फंस रहा है। वह पूछता है कि आपके पतिदेव वृद्ध हैं और आप अभी अप्सरा लग रही हैं, आखिर क्या रहस्य है। वह कहती है कि यह उम्र का अंतर है। जब हम दाम्पत्य के सूत्र में बंधे तब वे 45 के थे और मैं 25 की थी। आज मैं 45 की हूँ और वे 65 के हैं। उम्र के उजाला में उलाहना ही उलाहना है। तरंगे कह रही हैं कि कल तलाक की तारीख है। जैसे जल की सतह पर पतवार की चीख है, वैसे ही मेरे भीतर पीड़ा की पीप है और कपाल के केश में लिख है मेरे रूप के भावी भूप। दिल में दर्द का दीप है, एक दूसरे से अलग होने की वजह है विश्वास के बंधनों का टूट जाना, जिसकी जड़ में है सफर के समय रति की रेलगाड़ी का छूट जाना। अब मैं स्वतंत्र जीना चाहती हूँ। मेरी इच्छा बिल्कुल नदी की बहती धारा की तरह है। इसकी गति में ही मेरी प्रगति है। न्याय के नोटिस में नर की जय है, न्यायाधीश का उसके पक्ष में निर्णय है। नारी के नयन में नीर उसके शरीर का नहीं, बल्कि आत्मा की पीड़ा है। जो काट रहा है वह कुल का क्रोधित कीड़ा है। बच्चे बड़े हैं, उनकी चिंता नहीं है। वह प्रथम प्यार की यादों में खोई हुई है। सूरज डूब रहा है सागर में, उमंगे टकरा रही हैं उर्में, पर्वत पहाड़ हिल रहे हैं, पेड़ पौधे झूम रहे हैं, एक दूसरे को चूम रहे हैं। बाहर हवा में धूल ही धूल है, अंदर तूफानी आंधी आई हुई है। अस्तित्व खतरे में है। प्रियतम, मेरे पहले बलम, मुझे ले चलो अपनी दुनिया में। मैं तुम्हारी बाहों में मोहब्बत के मौसम की तरह सोना चाहती हूँ, जैसे वह सो गया है इस संसार के प्यार में, मृत्यु की इंक्वार में। सजन, मैं संवेदना के सिकहर पर लटकना चाहती हूँ, मगर वहां मेरी आंखों का तारा, तुम्हारी अंतिम निशानी, मुझे लटकने नहीं देगा। अब इस देह से मोह नहीं है। असल में मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम मरे थे। सुबह सुबह हल्ला है कि फलाने की मम्मी नदी में कूदकर जान दे दी। नदी में, कुएं में अक्सर प्रेम में पड़ी हुई स्त्रियां कूदती हैं, यानी यहाँ कूद मरना नारी की नियति है। लाश पुलिस ले गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि ये कूदी नहीं है, इन्हें मारकर फेंका गया है। हत्यारे की खोज जारी है। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, समाचार पत्रों में यह खबर वायरल हो रही है कि उसे न्याय नहीं मिला, इसलिए उसने खुदकुशी कर ली। कुछ दिनों के बाद उसका बेटा बता रहा है कवि से, यानी मुझसे, कि उसके पिता ही असली कातिल हैं। मित्र,
एक असुर का कहना है कि पत्नी का कातिल होना असल में आदमी की आदमियत की मृत्यु होना है। कम से कम इस संदर्भ में हमारी जाति अभी कलंकित नहीं हुई है। यानी हमें देवत्व का दंभ त्याग कर असुरों की अच्छाई अपनाना चाहिए, तभी हम सही अर्थ में मनुष्य हो पाएंगे। हमारे आसपास धीरे धीरे लोग जुटते हैं। हम अपने टॉपिक चेंज करते हैं और उसके एक प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा कि मेरी दृष्टि में जो पिता या पति या पुत्र या प्रेमी कभी नहीं देता है स्त्री को दर्द, वही है एक सच्चा मर्द। वह ननिहाल में पला बड़ा है, उसे नाना का पेशा पसंद है, वह पुरातत्व विज्ञान का प्रोफेसर बनना चाह रहा है, उसका जेआरएफ इसी वर्ष हुआ है। मेरी आंखें गवाह हैं कि उसकी करुण कहानी सुनकर मेरा मन, मेरा दिल आज खूब रोया है। क्या कल भी रोए गया मेरा मन? प्रिय पाठक, पूछ रही है मेरी सिसकी तुमसे, उत्तर दो। हम दोस्त हैं, आपस में सुख दुख साझा करते हैं आधी आधी रात बात। हम खेले हैं साथ भोलापात और एक ही थाली में खाए हैं भात। वह पत्थर पर पड़ता है मानव का इतिहास, मैं गढ़ता हूँ घास उसके खेत में। उसे सख्त नफरत है लव अफेयर से, उसकी नजरों में प्रेम स्वयं में प्रश्न है, उसे प्यार है करंट अफेयर से। वह मानस की मिट्टी में रोपना चाहता है मनुष्यता का विशाल वृक्ष। वह पीड़ा के पर्वतों को उखाड़ फेंकना चाहता है महासागर में। उसकी जिजीविषाएं फंसी हैं जीवन के जंजाल में, जैसे जंगल के झाड़ झंखाड़ में फांसा है सांड और पीछे से गीदड़ सियार नोच रहे हैं गांड। यहाँ नोचना कायरता नहीं, भूख की चतुराई है। आह रे माई, आहत की अंगड़ाई है। उसे डयक इस बात का है कि जंगल जल रहा है, नदियां पट रही हैं, हिमालय होश में नहीं है, चारों ओर धुआं ही धुआं है, अशुद्ध हो गया है वात, फेफड़ा कमजोर हो रहा है। डयक खड़ा है द्वार पर और उसका गात ग्रस्त हो चुका है अनेक रोगों से। वह कह रहा है लोगों से कि मृत्यु बड़ी आ रही है उसकी ओर। लंबी है रात, लंबा है भोर, मचा है शोर कि घर में घुसा हुआ चोर। चाकुमार है, एक नहीं चार हैं। उसका घर केवल घर नहीं, पुस्तकालय है जिसमें आर्कियोलॉजी की आत्मा है, जो असल में उसकी जिंदगी की पूंजी है। विस्फोट की आवाज आज गगन में गूंजी है। जल गई इच्छाएं, राख हो गए सभी स्वप्न, स्वप्नों का मरना, जीते जी जिंदा लाश हो जाना है। मित्र उठो, तुम्हें लक्ष्य पाना है। इस लक्ष्य में शामिल है तुम्हारी माँ की इच्छा, नाना की ख्वाहिश और तुम्हारी सबसे बड़ी चाहत। मित्र, मुश्किलें मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। तुम्हें याद ही होगा कि मेरे घर भी कभी आग लगी थी जिसमें जल गई थी मेरी रचनाएं, बचपन की कुछ कृतियां, कुछ स्मृतियां। उस वक्त मैं भी भीतर से टूट गया था, मेरी रचनात्मकता रो रही थी। तब तुम्हारी भेंट की हुई पुस्तकों ने संभाला था मुझे। हाल ही में होने की वजह से मेरे घर के दिए बुझे हैं। मैं जगाना चाहता हूं तुझे गम की गहरी नींद से। मित्र, जिद से जीत सकते हो कोई भी जंग, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है मित्र, मुझ में आ गई है उमंग। वह बनाता है समय के श्यामपट पर दुनिया का चित्र, जिसमें युद्ध की वजह से मरे हुए मानव के कंकाल एक साथ कह रहे हैं कि वे उन शहंशाहों की शक्ति हैं जो दुनिया जीतना चाहते थे। खैर, मुझे तो केवल और केवल अपने कल को जीतना है और संघर्ष की स्याही से लिखना है संवेदना का शिलालेख, दर्द के दर्पण में देख देख कर। मित्र गोलेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मुझे पुनः खड़ा किए। बहुत बहुत धन्यवाद कि तुम मेरा सपना बड़ा किए। मित्र, मैं तो चाहता हूं कि मेरे सभी मित्रों का स्वप्न बड़ा हो। मेरे प्रिय पुरातत्वज्ञ, आज तुम्हारा जन्मदिन है।
तुम्हें खूब बधाइयाँ और अनंत आत्मिक शुभकामनाएं। चलो केक काटो और बांटो खुशियाँ। ठीक उसी तरह जिस तरह सूरज बांटता है रोशनी, फूल बांटता है खुशबू। मित्र, खुद को दूसरे के लिए समर्पित करना है, असल में मनुष्य होना है। परंतु अब पृथ्वी पर मनुष्य बहुत कम हैं। हाँ, यह तो है, लेकिन जो लोग मनुष्य हैं, वे लोग चाहें तो शेष भी मनुष्य हो सकते हैं। बाहर से किसी ने आवाज दी कि आपको जन्मदिन मुबारक हो। यह तो लड़की की आवाज है। यह कौन है? मैं मौन उसके बारे में सोचा रहा हूँ कि इसके विषय में मुझे तो कभी बताया नहीं। तभी एक अन्य मित्र ने मुझसे पूछा कि कहीं यह उसका प्यार तो नहीं है। मैंने कहा, नहीं, कोई रिश्तेदार होगी, भला जिसे प्रेम से नफरत है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। वह मेरी चुप्पी का अर्थ समझ गया। उसने कहा कि वे मेरी दीदी हैं। सौतेली हैं लेकिन लगती नहीं हैं कि वे सौतेली हैं। मेरी आंखें पहली दफा देखी कि रिश्ते की रोशनी बहन के आने पर आंगन में उतरी है। उनका स्वभाव अच्छा है, बहुत अच्छा है। उनकी बातें अच्छी हैं। वे हिंदी विभाग विश्वविद्यालय की शोधार्थी हैं। उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैं बीएचयू में हिंदी ऑनर्स से स्नातक कर रहा हूँ। फिर मेरा परिचय मित्र ने स्वयं कराया। दोस्तों, दोस्ती दुनिया की वह दवा है जिससे जख्म का दर्द जल्द कम होता है। हम जो बातें माँ बाप बच्चे पत्नी से छुपाते हैं, उन बातों को दोस्तों से साझा करते हैं ताकि मन भर के मन को हल्का कर सकें। कह सकते हैं कि एक अच्छा दोस्त देवता से बढ़कर होता है। वे कहती हैं कि तुम दोनों की दोस्ती को किसी की नजर न लगे। किसी अन्य ने कहा कि दीदी, दरअसल दोस्ती की पहली शर्त है त्याग, जिसमें अन्य तत्व हैं, मगर विश्वास का अधिक महत्व है। मैं अपने दोस्त की बात दर्ज कर रहा हूँ कि एक सच्चा दोस्त डैक हरता है, जो कि सुपथ पर चलने को प्रेरित करता है। दोस्तों, यह एक दोस्त की व्यथा कथा को कविता में ढालने की कोशिश है। मैं चाहता हूं कि प्रिय पाठक से मिले यही आशीष कि झुके ना कभी दोस्ती का शीश। मेरा दोस्त मेरे इश्क का ईश है। अगली सुबह नहर की पुलिया पर नानी नाना की स्मृति ने कहा कि हे कबीर, वे मरे हैं लेकिन उनका प्रेम नहीं, प्रेम अमर है। उसी वक्त मैंने प्रकृति की कृति में पढ़ा कि देह की नंगी सुरंग में स्त्री बनने की कठिन यात्रा कर रहा है पुरुष। वासना के वृक्ष पर बैठे दो पंछी देखते हैं कि वे अपनी बेचैनी को बांधकर बहा दिए हैं नदी में। वहां वक्त का वीर्य बदलने लगा है रेत में, किंतु किश्ती है कि रक्त में तैर रही है। जैसे कि खुशबू खेत में रात की भटकी हुई नीलगाय लौट रही है अपने अड्डे पर, फसलों को रौंदती हुई, दौड़ती हुई। लेकिन यही सच है कि फिलहाल लौटने का इतिहास स्याही से अधिक लहू से लिख रहे हैं मनुष्यता के मजदूर, जो कि जीविकोपार्जन हेतु गए थे घर से दूर। मेरे साथ मेरे मित्रगण नहा रहे हैं अपने अपने आंसुओं से। कुएं के पास आ रही है फटी पुरानी गंदी साड़ी पहनी एक स्त्री। उसके चेहरे पर धूल है, उसकी गोदी में फूल है, किंतु कंठ में अटकी है प्यास और ऊपर से फूल रही है सांस। मित्र, उनके हाथ पांव धुलाओ, उनको पानी पिलाओ। आह, इनकी अंगुलियां सूजी हुई हैं। वह रोती हुई बोली कि भैया, रहिया में जब सुतल रहली, तब चोरवा चोराय लिहलन मोर चपलवा, औरी मोरी गठरिया, गठरिया में कुछ कुर्ता लत्ता रहल, कुछ खाना दाना, हमार हीरवा, कहीं से भुखायल हयन, कुछ खाए खातिर मिली भैया। लॉकडाउन के दर्दनाक दृश्य देखकर दुख ने स्वयं मेरे दिमाग की डायरी में लिखा कि यही एक बात की गनीमत है कि यह हादसा है। इस कोरो सदी में बदी का बदन कसा है। आंखों में इच्छाओं का इतिहास घूम रहा है।
फेफड़े में फसल का धुआं है, मगर मस्तिष्क में मवाद का कुआं है। जिसके जगत पर कला के कानों ने कहा कि सभ्यताओं से छनकर आई सिसकी, संबंधों के टूटने की आवाज है, पर पानी को नाज है। भय की भरकुंडी पर की उसकी वजह से वह मीठ है। डेमोक्रेसी की डोरी में बंधी बाल्टी ढीठ है, फिर भी पानी छलक रहा है। पानी का छलकना दरअसल काढ़ने वाली की कल्पना है। एक मित्र की माँ उसकी बहन को यानी खुद की बेटी को समझा रही है कि सुंदरता का शोधनिदेश होने की होड़ लगी है। मेरी बच्ची, अपनी सुंदरता को तब तक छुपाने की जरूरत है जब तक कि उद्घाटन का अवसर न आ जाए, क्योंकि आजकल सुंदरता का दीवाना शिक्षार्थी से अधिक शिक्षक है। मैं देख रही हूं कि वे जो प्रोफेसर कहलाते हैं, फेसबुक पर तुम्हारी सुंदरता की तारीफ करते नहीं थकते हैं जैसे तुम उनकी प्रेमिका हो। दृष्टि में देह का रस। बस बस माँ, बस। आगे प्रसंग बदल गया। माँ को हम सब सुन रहे हैं। विदुषी बहन मोबाइल में जेआरएफ की बधाइयां बटोर रही है, मगर माँ है कि बहन की ओर मुंह करके बड़बड़ाती रही कि वे जो दरगहे पड़ते हैं, दुर्दिन में देखते हैं जैसे चील देखता है आसमान से धरती पर चूजा या चूहा। लेकिन तुम मेरी आंखों में देखो, धीरे धीरे, जैसे बछड़ा देखता है गाय का थन। तुम मेरे दिल में धंसती चली जाओ, आत्मा के आंगन में, जैसे धंसता है मिट्टी में मन, या फिर जिस तरह जाता है तन की तराई तक स्नेह का ईंधन। हम सब वहां से उठकर मित्र के घर 13वीं की बची हुई बुनिया और गुलाब जामुन खाने आए। तभी डाकिया एक पत्रिका लेकर आया जिसमें मेरी प्रेम कविताएं छपी थीं। प्रिय पुरातत्वज्ञ उनके हाथों से लेकर मेरी कविताएं बीच बीच से पढ़ने लगे कि मैं हूं, तुम्हारे लिए आकाश हो गया हूं। तुम हो चाहतवश चिड़िया की तरह उड़ने के लिए प्रेम के पेड़ पर बैठकर पर फैला रही हो। पर पृथ्वी पर सिर्फ यही गूंज रहा है कि युवा जब उठता है वह लांघ जाता है समय की सीमा। मैं कहती हूं तुमसे आज कि सुनो सुनो सजग सजन, तुम आज मेरी पुतली के पलंग पर निश्चिंत होकर सो सकते हो, लेकिन उससे पहले प्यार लोचन में होना चाहिए। और यार, तुम्हारी आखिर याद। ओह, हृदय का रंग हरा हो जाता है यह सोचने के बाद कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक आजाद पर उन्माद याद हो। तुम्हारी यादें तुम्हारा पता बताती हैं। हवा की पीठ पर गंध को लाद बड़ा आ रहा है स्वर, डर डर दिशा गा रही है होगी जय विजय। अभिव्यक्ति के अखाड़े में पर भूख के भूगोल में भय फल फूल रहा है, और आश्वासन की आड़े में आपदा जहां जन जन को काट रही है लालच की लिख। पर प्रतिरोध व परिवर्तन के ऊपर का पर्दा हटा रही है चीख, जो कि चेतना की चिड़िया की है, जिसकी चिता पूछ रही है चिंता से कि धूप में पका रूप कौन देखेगा। प्रेमी, पति, साथी, पिता, पुत्र नहीं, वह देखेगा प्रेम जो सबको आग देगा। भीतर की भावाग्नि बुझने से पहले शमशान की राख से निकली हुई रोशनी पूरी सृष्टि की यात्रा करना चाहती है। चारों ओर हो रही है वृष्टि। पीड़ा के पहाड़ का कद मापने के लिए ऊंची करनी होती है दृष्टि। दर्द दुह रहा है देह। सागर समझ रहा है कि बाढ़ की बात है। रेत से नदी की रात है, और रेह से खेत की, जहां की मेरे मन की मिट्टी में उगने लगा है प्यार, जिसकी छाह में सूर्य सुस्ताना चाहता है। उसके सुस्ताने का अर्थ है कि जो यथार्थ है वही संबंध है, वही जिंदगी की गंध है, वही मानस के महाभारत का पार्थ है। प्रेमपथ के पथिक, जिसकी जड़ों में है एक नया हर्ष। स्वप्न सा प्रतीत होता है वह पहला स्पर्श, जिसके पत्ते पत्ते पर प्रेम का खत है। वह पेड़ अनुभूति की अमानत है। शुद्ध संबंध संघर्षरत है। वह वृत्ति अनुभव की कसौटी है। पवित्रता प्रेम की पनौटी है।
मौसम की मनः प्रवृत्ति, प्रगाढ़ता का प्रश्न, टूटकर गिरता हुआ। एक पीला पत्ता पूछता है पथिक से कि प्रेम में पाप व पुण्य क्या हैं? क्या ये दोनों समय सापेक्ष हैं? वह चुप है, पर पास में पलथी की मुद्रा में बैठी परिस्थिति दे रही है उत्तर की। पृथ्वी पर पाप कुछ भी नहीं है, न ही पुण्य की कोई निश्चित परिभाषा है, न ही इन्हें व्याख्यायित करने की कोई भाषा है। बस यह समझ लीजिए कि पाप हमारे दृष्टिकोण का विषमकोण है और पुण्य समकोण है। दो प्रेमी अक्सर अपनी स्थिति से कभी संतुष्ट नहीं होते हैं, सो वे रोते हैं। उनका रुदन एक रूपक है। रूपक होना दरअसल दिल का दीपक होना है, जिसके प्रकाश में प्रेम पढ़ने की कोई वस्तु नहीं है, अनुभव की वस्तु है। इसके पक्ष में परिस्थिति का तथास्तु है। विरह की वेदना विद्या की कसम, आत्मा की घनिष्ठता की संज्ञा है मोहब्बत, जो कि दो दिलों की अभिन्नता का द्योतक है। इसमें वासना और तृष्णा का कोई स्थान नहीं, बल्कि विश्वास ही इसकी जान है। पवित्र प्रेम असल में ज्ञान है, दुनिया का आखिरी चम्मच। खाते वक्त एक मित्र ने कहा कि पुरातत्वविद, प्रेम की चर्चा छोड़िए, यह बताइए कि कब चलना है आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट? अभी टेंट भी पहुंचाना है न? जवाब, डिपार्टमेंट 11:15 बजे चलना है, तुम साथ चलोगे न? जहां जाते ही जबान जहर उगलने लगी। इसमें आज्ञा अधिक, आग्रह अल्प है। यह जीवन मूल्य की पहचान का महान गल्प का कल्प है। लेकिन आप हैं कि खैर, इन्हें छोड़िए, ये ऐसे ही हैं। लौटते वक्त सभी के पास एक खास त्रास था। हम सब ने देखा कि नदी में बह रही है लाश, वास तक पहुंच रहा है बांस, बगल में बड़ई बना रहा है बांस की तिदी। बच्चे बिलख रहे हैं। उनका बिलखना केवल बिलखना नहीं है, बल्कि रुदन का रास, जिसे मैं सुन रहा हूं बिल्कुल उदास। आगे सड़क बंद है, मुझे उनकी सिसकियां पसंद है। मैं स्मृति के सागर में डूबते हुए कह रहा हूं कि मुझे पूर्वजों को पढ़ने से अधिक सुनने की आदत है। मैं समय के सार्थक शब्द की संतान हूं न। मुझे सृष्टि का स्वर बनना है, खेत का खेत खुरपी से खनना है, ताकि मन की मिट्टी में उग सके उल्लास, और भूख की भूमि में भय के विरुद्ध भाषा का भास। अजनबी की आवाज गुरु आजकल बड़ा दमदार कविताएं लिख रहे हैं। गुरु संबोधन सुनकर एक अन्य आवाज, गुरु की रचनाओं के बारे में आपकी क्या राय है? मैंने कहा, हमें गुरु का भक्त होना चाहिए, न कि उनकी रचना का। रचना का भक्त होने पर न हम अच्छे पाठक बन सकते हैं, न ही अच्छे आलोचक, न ही गुरु की लंबी उम्र हो सकती है। सो शिष्य सर्जक की भूमिका में गुरु की रचना से गुजरते वक्त केवल और केवल सृजनात्मक साधना पर ध्यान दे, न कि साधन और साधक पर, न कि श्रद्धा और भक्ति पर, न कि शिष्य के प्रति उनकी सहजता पर, न कि उनकी संवाद प्रियता पर। और स्थायी होने से पहले कभी मत कहना कि फलाने हमारे गुरु हैं, वरना घोषित गुरु के अघोषित शत्रुओं से हमें कोई नहीं बचा सकता, स्वयं घोषित गुरु भी नहीं। पुरातत्वज्ञ, हाँ, तो हम चलें। चलते चलते हम सबने महसूस किया कि चलते समय केवल हम नहीं चलते हैं, बल्कि सड़कें चलती हैं साथ, और पीछे छूटते हैं वे हाथ जो कभी कंधे पर रहें। हमदम, हमें कमबख्त किस्मत बना दी अनाथ। कल पितरपिक्ष है, नाना नानी और माँ का पिंडदान करना है। पिंडदान करना दरअसल पुरखों का सांस्कृतिक सम्मान करना है। यह मेरे नाना का कक्ष है। पुरानी संदूक देखकर दो टूक उटुक उटुक उनसे कहा कि इसमें स्मृतियां हैं, बीते कल की कृतियां हैं। एक जीर्ण शीर्ण दीर्ण तीर्ण एल्बम में झांकना, अतीत में चला जाना है। ये आदिवासियों की तस्वीरें बहुत प्यारी हैं। क्या ये वही राजकुमारी हैं जो नाना जी से करती थी प्यार? यार, आज जातीय, धार्मिक, सांप्रदायिक, भाषाई, कबीलाए, आदिवासियों और वनवासियों के बीच दंगे, राजनीति के रंगे हाथों के नंगे पर चंगे,
चुनावी व महावरी मुहावरे हैं। जहां चुनने वाले का चुनाव चिन्ह सूरजमुखी को गरियाता गुलाब है, कमल का कुमुदिनी पर रुआब है, सब कुछ छिन्न भिन्न है, जन जमीन जंगल का मन खिन है, जनतंत्र का राजा जिन है। दोस्त, जीतने की जिद जहां होती है, वहां जोखिम उठाने का साहस जंग जीतता है। इस कोरोकाल में काल से जंग जीत रहे हैं कोरोजीवी। रोष के रव से रिश्ता रीतता है, जिसके फलस्वरूप भाषा अर्थ खो रही है, परंतु विमर्श का बीज बो रही है। बीज एक बात है, बात एक रात, भात 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 और भूख के बीच दांत की व्यथा, और बात में पीले पात की कथा। पेड़ सुन रहा है जो कि कभी बीज था, पर पेट में पच रही है पीड़ा। जड़ों में लगे हैं कामक्रीड़ा के कीड़ा, तन तना की तरह तरेरता हुआ तना है, लेकिन तितीर्षा टहनी पर झूल रही है। आंसू का अक्स घना है, प्रिय सखा, खटिया की बांधी पाटी को बांधी रखती है, और आदमी की व्याधि आदमी से आदमी को। बहरहाल अक्ल के आलोक में श्लोक सुनो। पवित्रता, दान, शूरता, सुख और दुख में समता, उदारता, अनुराग व सच्चाई का समन्वय हो तुम एक पांव से चलते हो और दूसरे पांव से ठहरते हो। मुझे तुम पर जितना विश्वास है, उतना न माता न पिता न भाई न पुत्र, किसी पर नहीं है। तुम मेरे प्राण हो, मेरी देह तुम्हारी आत्मा का गेह है। मुझे सिर्फ और सिर्फ तुमसे स्नेह है। आज मित्रता दिवस है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि तुम सहस्रायु हो जाओ। जब भी धरती से जाना हो तो हम साथ चलें, या फिर तुमसे पहले मैं जाऊं और गाऊं गीत यही की। हमारी मित्रता चिरंजीविता का चिराग बने, दोस्ती दुनिया का दीपक बने, यही चाहता हूं। दोस्त, तुम तिमिर में ज्योति जैसे हो, तुम्हारा होना असल में मेरा होना है। सखा, अनंत शुभकामनाएं। कॉपीराइट गोलेंद्र पटेल। द 28th of November 2020। संक्षिप्त परिचय। नाम गोलेंद्र पटेल। उपनाम उपाधि गोलेंद्र ज्ञान, युवा किसान कवि, हिंदी कविता का गोल्डन बॉय, काशी में हिंदी का हीरा एवं दिव्यांग सेवी। जन्म द 5th of August 1999। जन्मस्थान खजूरगांव, साहूपुरी, चंदौली, उत्तर प्रदेश। शिक्षा BA हिंदी प्रतिष्ठा व MA अध्ययनरत BHU। भाषा भोजपुरी, हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी व तमिल अध्ययनरत। विधा नवगीत, कविता, कहानी, निबंध, नाटक व आलोचना। माता उत्तम देवी, पिता नंदलाल। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशन। कविताएं और आलेख प्राची, बहुमत, आजकल, व्यंग्य कथा, साखी, वागर्थ, काव्य प्रहर, प्रेरणा अंशु, नवनिक्ष, सद्भावना, जनसंदेश टाइम्स, विजय दर्पण टाइम्स, रणभेरी, पदचिह्न, अग्निधर्मा, नेशनल एक्सप्रेस, अमर उजाला, पूर्वाई, सुवासित, गौरवशाली भारत, सतराची, रिवांत, साहित्य बीकानेर, उदिता, विश्व गाथा आदि प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में प्रमुखता से प्रकाशित। विशेष कोरोनाकालीन कविताओं का संचयन, तिमिर में ज्योति जैसे, सम। प्रो अरुण होताप में मेरी 2 कविताएं हैं। ब्लॉग्स, वेबसाइट और ई-पत्रिकाओं में प्रकाशन। गूगल के 100+ पॉपुलर साइट्स पर कविता कोश, हिंदी कविता, साहित्य कुंज, साहित्य की, जनता की आवाज, पोषमपा, अपनी माटी, द लल्लन टॉप, अमर उजाला, समकालीन जनमत, लोकसाक्ष्य, अद्यतन कालक्रम, द साहित्यग्राम, लोकमंच, साहित्य रचनाई पत्रिका, राष्ट्र चेतना पत्रिका, डुगडुगी, साहित्य सार, हस्तक्षेप, जनज्वार, जखीरा.com, संवेदन स्पर्श अभिप्राय, मीडिया स्वराज, अक्षंग, जानकी पुल, द पूर्वाई, उम्मीदें, बोलती जिंदगी, फ्यूजबल्स, गणनीनाद, कविता बहार, हमारा मोर्चा, इंद्रधनुष जर्नल, साहित्य सिनेमा सेतु, साहित्य सारथी, लोकल खबर, गांव गांव शहर शहर,
झारखंड भड़ास, कृषि जागरण इत्यादि एवं कुछ लोगों के व्यक्तिगत साहित्यिक ब्लॉग्स पर कविताएं प्रकाशित हैं। प्रसारण राजस्थानी रेडियो, द लल्लन टॉप, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार एवं अन्य यूट्यूब चैनल पर पाठक, स्वयं संस्थापक। अनुवाद नेपाली में कविता अनुदित। काव्यपाठ अनेक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय काव्यगोष्ठियों में कविता पाठ। सम्मान अंतर्राष्ट्रीय काशी घाटवाक विश्वविद्यालय की ओर से प्रथम सुब्रह्मण्यम भारती युवा कविता सम्मान 2021 इंचेस, रविशंकर उपाध्याय स्मृति युवा कविता पुरस्कार -2022 इंचेस और अनेक साहित्यिक संस्थाओं से प्रेरणा प्रशस्ति पत्र। मॉडरेटर गुलेंद्र ज्ञान एवं कोरोजीवी कविता ब्लॉग के मॉडरेटर हैं। सद्य गुलेंद्र ज्ञान त्रैमासिक की पत्रिका का प्रकाशन। संपर्क डाक पता पत्राचार का पता ग्राम खजूरगांव, पोस्ट साहूपुरी, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत। पिन कोड 221009। व्हाट्सएप नंबर 8429249326। ईमेल korojivi@gmail.com। फॉलो गुलेंद्र पटेल BHU, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, इंडिया। https://youtube.com / गुलेंद्रज्ञान। https://www. facebook.com गुलेंद्र पटेल कवि। https://गुलेंद्रज्ञान। blogspot.com m=1